हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली मोनोपोलीज के बारे में ही जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि मोनोपोली ही इतना बड़ा टॉपिक है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम दोनों टॉपिक को एक साथ नहीं कवर अप कर पाएंगे एक ही पर्टिकुलर वीडियो में, वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी। तो इसलिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, तो मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन in 1965 reveals the tendency of increasing concentration in the industrial sector through the monopolistic power and the restrictive trade practices by large business houses। तो 1956 में क्या हुआ, मोनोपोली कमीशन इंक्वायरी कमीशन ने ये रिवील किया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पे बढ़ रहा है, कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर को क्रिएट कर ले, कहीं ना कहीं जो है मोनोपोलिस्टिक पावर को जो है क्रिएट करना चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन ने 1965 में ये चीज़ जो है रिवील की। They reveals the tendency of increasing the concentration in the industrial sector through the monopolistic power and restrictive trade practices by large business houses. To control this tendency, the Government of India passed the Monopoly and Restrictive Trade Practices Act, which is also known as MRTP Act, in 1969 and set up the MRTP Commission in 1970। और क्या किया, MRTP कमीशन को सेटअप किया 1970s में। इन 1984 अ न्यू चैप्टर ऑन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वाज एडिड। इसमें कहा गया कि 1969 में MRTP एक एक्ट आया, ठीक है, और MRTP कमीशन को 1970 में सेटअप किया गया था। 1984 में क्या हुआ, जो भी हमारा एक्ट था इसके अंदर एक नया एक्ट और डाला गया विच इज़ रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ठीक है, वो भी एक चैप्टर था जो कि एड ऑन किया गया MRTP एक्ट के अंदर। दस प्राइमरी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट हैज़ बीन एज फॉलो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, MRTP एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो था टू कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज। ठीक है, जिन्होंने भी मोनोपोलिस्टिक पावर को क्रिएट किया हुआ है उसको उस चीज़ पे कंट्रोल करना। टू प्रोहिबिट मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है उसमें क्या करना, रोकथाम लगाना, प्रोहिबिट करना। टू प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो लोग जो कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, उनको क्या करना, प्रोहिबिट करना। ये क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज, prohibit monopolistic trade practices and to prohibit restrictive trade practices and the unfair trade practice। ठीक है, MRTP Commission Act as the administrative authority for the MRTP Act। MRTP Commission Act किसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, MRTP कमीशन जो बनाई थी 1970s में, इट एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, किसकी तरह, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है फॉर द MRTP एक्ट। It has the power to inquire। MRTP Commission has the power to inquire and recommend action to the central government in case of monopolistic trade practices and can inquire as well as take action in case of restrictive trade practices and unfair trade practices। यानी कि यहाँ पे MRTP कमीशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है फॉर द MRTP एक्ट, एंड इसके पास पावर है कि वो इंक्वायरी कर सके और एक्शंस को रिकमेंड कर सके सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किस तरीके के एक्शन वो ले सकती है इन केस कोई मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक पावर को जताने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिए जा सके। ठीक है, उनके अगेंस्ट भी इंक्वायरी की जा सके जो कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है। ठीक है, इसके बाद आती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। ये एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। MRTP एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द अंडरटेकिंग एक्सेप्ट। MRTP एक्ट जो है हर एक तरीके की अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये एप्लीकेबल कहाँ नहीं है, द अंडरटेकिंग सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो भी बिजनेसेस जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटेड है वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अंडरटेकिंग ओन्ड और कंट्रोल बाय अ गवर्नमेंट कंपनीज, यानी कि इस तरीके की अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। एंड द एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम ऑफ डिफेंस एंड
एटॉमिक एनर्जी, यानी कि कहाँ कहाँ MRTP एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। MRTP एक्ट एप्लीकेबल नहीं है उन इंडस्ट्री पे जो कि जम्मू और कश्मीर में है, उन इंडस्ट्रीज़ पे जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, या फिर उन प्रोडक्शन पे, उन गुड्स पे, उन आइटम्स पे एप्लीकेबल नहीं है जो डिफेंस से रिलेटेड है, जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल अंडर यूनिट्स अंडर द करेंसी एंड कोइनेज डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन पे भी ये जो है वह एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आता है इट मे बी नोटेड दैट इनिशियली द एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में जो ये एक्ट है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम in its notification dated 27 September 1991 extended the provision of the act also to the government undertaking with a few exceptions, corporate society and financial institutions, so that if a concern like Indian Airlines indulge in any monopolistic, restrictive or unfair trade practices, it can be proceeded against under the MRTP in the same way as Jet Airlines or the सहारा एयरलाइंस। तो यहाँ पे कहा गया कि पहले ये जो एक्ट था MRTP एक्ट वो पब्लिक एंटरप्राइजेस पे, पब्लिक सेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन 27 सितंबर 1991 से जो है ये हर जगह जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पे भी एप्लीकेबल होने लग गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सारी चीज़ों पे भी एप्लीकेबल हो गया। इन केस जैसे कि इंडियन एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये गवर्नमेंट या पब्लिक एंटरप्राइजेस पे, पब्लिक सेक्टर्स पे एप्लीकेबल हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एप्लीकेबल हुआ, तो अगर इंडियन एयरलाइंस कोई ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही है जो कि अनफेयर है, रिस्ट्रिक्टिव है या मोनोपोलिस्टिक है, तो उसके साथ भी उसी तरीके का जो है प्रोसीडिंग की जाएगी जिस तरीके से जेट एयरलाइंस या सहारा एयरलाइंस की जाती चाहिए थी, ठीक है। इसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ concentration of economic power. Prevention of concentration of economic power has been one of the key objective of the act. It cover two types of monopoly, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये टू टाइप्स की जो है मोनोपोली को कवर करता है, नेशनल मोनोपोलीज और प्रोडक्ट मोनोपोलीज। नेशनल मोनोपोली क्या होती है? नेशनल मोनोपोली वर कवर्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन G of the act and were either single large undertaking or group of interconnected undertaking which had assets of at least ₹100 crore. नेशनल मोनोपोली ये है कि अगर कोई भी एक ऐसी अंडरटेकिंग जिसके असेट एटलीस्ट 100 करोड़ है, या तो एक सिंगल लार्ज अंडरटेकिंग है या फिर ग्रुप्स ऑफ इंटरकनेक्टेड अंडरटेकिंग है, यानी कि बहुत सारी अंडरटेकिंग आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और उनके टोटल असेट जो है वो 100 करोड़ के हैं कम से कम। तो ऐसे बिजनेसेस, ऐसी कंपनी, ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिसके असेट जो है वो 100 करोड़ के एटलीस्ट, तो उसको हम बोलेंगे नेशनल मोनोपोलीज, ठीक है। पहले ये जो लिमिट थी वो 20 करोड़ की थी, लेकिन बाद में जो लिमिट है वो 100 करोड़ तक पहुंच गई। उसके बाद था प्रोडक्ट मोनोपोली। प्रोडक्ट मोनोपोली क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मोनोपोली वर कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन D and called dominant undertaking which control at least 1/4 of the production or market share of a product and had assets of at least 3 करोड़। जो प्रियर लिमिट थी वो थी 1 करोड़ की। इसमें कहा गया नेशनल मोनोपोलीज होती है और एक होती है हमारी प्रोडक्ट मोनोपोली, जब एक मोनोपोलिस्टिक पावर को क्रिएट किया जाता है, यानी कि कोई एक ऐसी अंडरटेकिंग जिसके जो असेट्स की वैल्यू 100 करोड़ तक है कम से कम, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नेशनल मोनोपोलीज, ठीक है। अगर किसी अंडरटेकिंग जो कि प्रोडक्शन में इंडल्ज है, कि अगर इकोनॉमी में 1/4 प्रोडक्शन जो है एक वो पर्टिकुलर अंडरटेकिंग कर रही है, प्रोडक्ट्स को बना रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके असेट्स अगर 3 करोड़ तक के हैं, ठीक है, उसके असेट्स अगर 3 करोड़ के और 1/4 ऑफ प्रोडक्शन वो कर रही है, ठीक है, 1/4 ऑफ उसका क्या है, मार्केट में शेयर है, तो उसको हम जो है प्रोडक्ट मोनोपोलीज के रूप में मानेंगे। बाय द एंड ऑफ द मार्च 1990s में क्या हुआ, 1884 जो अंडरटेकिंग थी वो वर रजिस्टर अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर 1854 जो है अंडरटेकिंग रजिस्टर थी। ऑफ दिस 1787 बिलोंग टू लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड रिमेनिंग 67,000 वर डोमिनेट अंडरटेकिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1991 अमेंडमेंट
द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट अंडरटेकिंग इज़ नो लॉन्गर रेलिवेंट। 1991 में क्या अमेंडमेंट्स आए कि जो कंसेप्ट था डोमिनेंट अंडरटेकिंग का वो नहीं रहा, वो ख़त्म हो गया। इतना ही नहीं, नॉट ओनली दैट, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 हैज़ रिमूव, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी 1991 की, उसने क्या किया, जो असेट्स की लिमिट थी फॉर एमआरटीपी कंपनीज़, ठीक है, वो लिमिट भी हटा दी गई। अब एमआरटीपी अमेंडमेंट एक्ट 1991 हैज़ रिमूव्ड प्रोविजन रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन फॉर सब्सटेंशियल एक्सटेंशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू अंडरटेकिंग, मर्जर, टेक ओवर एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या था कि अगर हमें एक्सटेंड करना था, सब्सटेंशियल एक्सटेंशन करना था, नए अंडरटेकिंग को अगर हमने एस्टेब्लिश करना था, मर्जर टेक ओवर करना था, तो उसके लिए हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन 1991 में क्या हुआ, जब एमआरटीपी एक्ट को अमेंड किया गया तो उसके बाद से जो है, चाहे वो बिग कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, दे आर फ्री टू एक्सपेंड और एस्टैब्लिश न्यू अंडरटेकिंग और इफेक्ट मर्जर, दे डजंट रिक्वायर टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द 1991। ठीक है, पहले परमिशन लेने की ज़रूरत थी, बाद में परमिशन लेने की जो रिक्वायरमेंट थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, हाउएवर चेकिंग कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर still remain as one of the objective of the MRTP Act, but only so far as a large undertaking is likely to indulge in monopolistic, restrictive and unfair trade practices harmful to public interest। यानी कि यहाँ पे जो MRTP का अभी भी काम ये था कि वो ये चेक करे कोई ऐसी अंडरटेकिंग तो नहीं है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में हो, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में हो, या फिर मोनोपोलिस्टिक जिसने क्रिएट किया हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, तो उनको चेक करना। ठीक है, इसने एक इकोनॉमिक पावर तो जनरेट नहीं की हुई, ठीक है, उस चीज़ को क्या करना, चेक करना एमआरटीपी के एक्ट के तहत। सेक्शन 27 and 27A of the act in such cases empower the central government to order division of an undertaking or dissolution of interconnection between undertaking. The order for sever or interconnection is made by the central government on a recommendation by the MRTP कमीशन आफ्टर ड्यू इंक्वायरी इन दिस रिगार्ड। यानी कि जो भी इंटरकनेक्टेड बिजनेस अंडरटेकिंग थे उसको क्या किया गया, डिसॉल्व किया गया। ठीक है, अंडर द ऑर्डर ऑफ द और आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ द एमआरटीपी कमीशन। उसके बाद आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा एमआरटीपी के बारे में, एमआरटीपी एक्ट क्या होता है। अब सेपरेटली हम पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में। सबसे पहले आता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एमआरटीपी एक्ट 1969, any trade practices shall amount to a monopolistic trade practices when it leads or is likely to lead of any of the following effects। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द एमआरटीपी एक्ट 1969 ये कहता है कि एमआरटीपी एक्ट यानी कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कब होगी, जब ये कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया जाएगा। जब एक बिजनेस जो है उसकी जो प्राइसेस है वो क्या है, अनरीजनेबली हाई है, अनरीजनेबली हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, अनरीजनेबली हाई प्रॉफिट, प्रिवेंशन और रिडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन, लिमिटेड टेक्निकल डेवलपमेंट, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिट्रोशन इन द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अर्न कर रही है कंपनी, चीज़ों की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जब कंपटीशन से बचने की कोशिश करती है, टेक्निकल डेवलपमेंट को नहीं करना चाहती, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो उस केस में माना जाता है कि वो एक मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है। It is significant to note that the definition of Section 2 does not confine monopolistic trade practice merely in relation to supply and distribution of goods or the provision of services, but is also applicable to the reduction in the quantum of production, that is, underutilization of production capacity with a view to restrict the output or supply of the goods। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कहा है कि हमारे जो एमआरटीपी एक्ट है वो सिर्फ सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि क्वांटिटी पे भी है कि कहीं गुड्स को अंडर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। कई बार क्या होता है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में, क्या होता है, हम मोनोपोली क्रिएट करते हैं कि जो भी सप्लाई अगर वो लिमिटेड होगी, अंडर यूटिलाइजेशन होगा, तो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई अगर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि प्राइजेस को ज़्यादा रखा जाएगा। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 डज नॉट कन्फाइन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस मियरली इन रिलेशन टू सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज।
ये सिर्फ सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू रिडक्शन इन क्वांटम ऑफ द प्रोडक्शन। जब जो इंडस्ट्रियल यूनिट क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन को कम करती है, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि क्या रीज़न है कि वो अंडर यूटिलाइजेशन कर रही है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रही है, विद अ व्यू टू रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट और सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो आउटपुट को क्या कर रही है, कम से कम जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और सप्लाई कम कर रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? लाइकवाइज इट ऑल्सो होल्ड प्रैक्टिसेस लाइक इंक्रीजिंग द प्राइस बाई टेकिंग अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सिचुएशन। क्योंकि वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर रही है, लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतनी सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से वो इस कंडीशन का, इस मार्केट सिचुएशन का बेनिफिट उठाती है और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर देती है। और बाय लिमिटिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू द कॉमन detriment or deteriorating the quality of the goods or preventing or reducing the competition by adopting unfair method or unfair or deceptive business practices। बेसिकली ये है कि एक बिजनेस जो है वो सप्लाई कम कर रहा है, जिसलिए डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो प्राइसेस को इंक्रीज़ करता है, वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाता, टेक्निकल डेवलपमेंट को लिमिटेड रखता है, लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, कंपटीशन को रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, कंपटीशन से बाहर आने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनफेयर मेथड जो है वो यूज़ किया जा रहा है बिजनेस को करने का। अब कहते हैं कंट्रोल ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। द रोल ऑफ MRTP कमीशन इन रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस इज इन्वेस्टिगेटरी और एडवाइजरी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो भी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, जो भी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। MRTP कमीशन का क्या रोल है? द रोल ऑफ द MRTP कमीशन इन रिगार्ड टू कंट्रोल ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेटरी एंड एडवाइजरी। तो MRTP कमीशन क्या करता है? इस चीज़ में इन्वेस्टिगेट करता है और एडवाइस देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। द कमीशन ऑन इनिशिएशन ऑफ एन इंक्वायरी मेयरली इन्वेस्टिगेट इनटू द प्रैक्टिसेस ऑन अ रेफरेंस मेड टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और on its own knowledge and information and submit its report to the central government। अब क्या करता है कमीशन जो है, जो MRTP कमीशन है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई इंक्वायरी करो। ठीक है, वो इंक्वायरी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, एक जो सब रिपोर्ट है वो प्रिपेयर करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देता है। अब इट इज़ ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही वो पावर है कि वो क्या कर सकती है, कुछ भी ऑर्डर जो है उस रिपोर्ट के बेसिस पे ले सकती है। इट इज़ ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज़ वेस्टेड विद द पावर टू पास एनी अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द कमीशन। से रिपोर्ट मिलने के बाद अगर जो भी ऑर्डर लेना है, क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही क्या है, पावर है कि वो एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकती है। इफ़ द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन कंटेन अ फाइंडिंग दैट द ओनर ऑफ एनी अंडरटेकिंग इज और द owner of two or more undertaking are indulging in any monopolistic trade practices or that monopolistic trade practices prevailing in respect of any goods or services and the central government is satisfied that it is necessary to take steps to remedy or prevent any mischief which result or may result from such monopolistic trade practices and that such monopolistic trade practices that does not fall within any of the exemptions specified in section 32, notwithstanding anything contained elsewhere in this act or in any other laws for the time being in force, make such order as it deems fit। रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, जो भी रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें पता चलता है कि एक बिज़नेस जो है इस तरीके की मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, ठीक है, किसी भी तरीके की मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या लेगी, कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेगी, ठीक है, कुछ एक्शंस लेगी उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करती है कि ये जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है कहीं ये किसी भी तरीके की एग्जेम्पशन के अंदर तो नहीं आता, जो भी सेक्शन 32 के अंदर एग्जेम्पशन दी है, क्या ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस इस एग्जेम्पशन के अंदर तो नहीं आती या फिर किसी ऐसे एक्ट के अंदर तो नहीं आती। ठीक है, अगर जो उस टाइम पे एक्ट चल रहा है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि हाँ जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, वो उसके रिगार्डिंग किसी भी एक्ट में कुछ नहीं लिखा गया या
सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट द ओनर ऑफ द कंसर्न अंडरटेकिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू इंडल्ज इन सच अ मोनोपोलिस्टिक गवर्नमेंट जो है रोकथाम लगा सकती है कि भाई आगे से has the power to take any specific action which may include the following। जो भी above mentions हमने देखी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, ऑनर को कह सकती है कि भाई तुम्हें इस तरीके का काम नहीं करना। उसके अलावा और क्या एक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। रेगुलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, स्टोरेज कहाँ होगा, ठीक है, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ एनी गुड्स बाय द अंडरटेकिंग और कंट्रोल और सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज बाय इट एंड फिक्सिंग द टर्म्स ऑफ सेल और सप्लाई देयर ऑफ। यानी कि यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। प्रोहिबिटिंग द अंडरटेकिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ एनी एक्ट और प्रैक्टिसेस और फ्रॉम परस्यूइंग एनी कमर्शियल पॉलिसीज कंपटीशन इन द प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी गुड्स। यानी कि इन सारी चीज़ों में क्या कर सकती है, प्रोहिबिशन लगा सकती है। जो कि क्या है, एक्ट के खिलाफ है। यानी कि जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस की जा रही है वहाँ पे क्या की जा सकता है, प्रोहिबिशन लगाए जा सकते हैं, ठीक है, कि कमर्शियल पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग, कंपटीशन को रिगार्डिंग स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, तो इसके रिगार्डिंग क्या किए जाते हैं, प्रोहिबिशन, ठीक है। फिक्सिंग स्टैंडर्ड फॉर द गुड्स यूज और प्रोड्यूस बाय द अंडरटेकिंग, कि किस तरीके की, किस स्टैंडर्ड के गुड्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रोड्यूस किए जाएंगे अंडरटेकिंग के द्वारा। Requiring any party to the specified agreement to determine or modify the agreement in a specified manner. Regulating the profit earned from the production, storage, supply, distribution or control of the goods or from the provision of any services. Regulating the quality of any goods produced or services provided. ठीक है, किस तरीके की गुड्स को प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके की क्वालिटी के गुड्स को जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। तो कई सारी चीज़ें को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। वाइल पासिंग द ऑर्डर इन द मैटर रिलेटिंग टू एनी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, the central government enjoy the general power to enforce such condition, limitations and restriction as it may deem। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी ऑर्डर जो है वो पास कर सकती है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही क्या है, पावर है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लिमिटेशन लगा सकती है, कोई भी किसी भी तरीके की कंडीशन को इम्पोज कर सकती है अगर कोई भी अंडरटेकिंग जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में पाई गई तो। However, no order in respect to any monopolistic trade practices can be passed with respect to, कब कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, जब ये पता चल जाए कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है। ये पता होने के बाद भी कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा रहा है, कब कब नहीं किया जाएगा, एनी कंडीशन इम्पोज बाय अ पेटेंटी, पेटेंटी ने कोई कंडीशन लगाई हुई, यानी कि किसी ने एक प्रोडक्ट बनाया, किसी का एक आइडिया था, उसने अपने आइडिया को पेटेंट करवा लिया कि अब उसकी परमिशन से वो पर्सन, कोई और पर्सन क्या कर सकता है, उसके गुड्स को यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका खुद का आइडिया है, उसका खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। पेटेंटी पे ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस वो कर रहा है, लेकिन ये ऑर्डर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने जो है पेटेंट करवा लिया है। पेटेंटी क्या होता है, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑब्टेन और होल्ड अ पेटेंट फॉर समथिंग, ठीक है। एनी कंडीशन टू अटैच टू अ लाइसेंस granted by a patentee, export of goods to the extent the monopolistic and restrictive trade practices relate exclusively to the production, supply, distribution और control of goods for such export। यानी कि जब exemptions मिली हुई होती है, ठीक है, कि इस तरीके की इतना आप जो है वो क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स को इस एक्सटेंट तक, ठीक है।
उसके बाद आता है हमारा टॉपिक अपील अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर। अपील अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑर्डर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यानी कि किसी भी अंडरटेकिंग को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। द फाइनल ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस इज सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जाके जो है अपील कर सकते हैं। द अपील कैन बी फिल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर on one or more of the grounds specified in section 100 of the Code of Civil Procedure 1908। जब ऑर्डर मिला उसके 60 दिन के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन जो भी कंडीशन दी हुई है, जो भी स्पेसिफिक कोड दिया हुआ है, ठीक है, सेक्शन 100 के अंदर, उसको हमें फॉलो करना होगा। जो भी प्रोसीजर दिए हैं कि किस तरीके से हम अपील कर सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। उसके बाद आता है एग्जामिशन। Exemptions to monopolistic trade practices being harming to public interest। कुछ ऐसी एग्जामिशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को तो यूज़ किया जा रहा है जो लोगों की इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, लेकिन वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों, कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। Section 32 of the Act provides that for the purposes of this Act, every monopolistic trade practices shall be deemed harming to the public interest except। इन चीज़ों को छोड़ के बाकी और सारे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या करती हैं, लोगों की इंटरेस्ट को हार्म करती है, लेकिन इनसे जो है उनके इंटरेस्ट को हार्म नहीं होगा। Such trade practices is expressly authorized by any enactment for the time being enforced। यानी कि ये जो प्रैक्टिसेस किसी एक एक्ट के तहत दी गई है, ठीक है, जो भी एक्ट उस समय चल रहा है, ठीक है, उस समय ये एक्ट में लिखी हुई है कि हाँ इस तरीके के जो है बिजनेसेस कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बीइंग सेटिस्फाई दैट एनी सच ट्रेड प्रैक्टिसेस इज नेसेसरी। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इस तरीके की ट्रेड प्रैक्टिसेस करना क्या है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, तो इस रिगार्डिंग कोई भी जो है वो ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, ताकि डिफेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। टू इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। टू गिव effect to the terms of any agreement to which the central government is a part and by a written order permit the owner of an undertaking to carry on any such trade practices order। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।